Good morning, everyone. Good morning, everyone. Am I audible? Please give me a yes if you can hear me. आप लोगों को आवाज आ रही है मेरी? Am I visible too? Is the video also clear? Great. Okay. So a very warm welcome to you all on this first session of data structures. Okay. आप सब लोग ने data structures के लिए कराया ना register? Just a moment. अगर आप नहीं सुन, just a moment. If you cannot hear me, is it okay? Okay, good. Okay, so once again, a very warm welcome to you all on this session of data structures. ठीक है, अब शुरुआत सबसे पहले अपन प्री रेक्विजिट से करते हैं कि डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़ने के लिए प्री रेक्विजिट क्या है, क्या आपको आना चाहिए। देखिए, डेटा स्ट्रक्चर्स में दो चीजें हम लोग पढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा। एक आप पढ़ेंगे एल्गोस और एक आप पढ़ेंगे इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन यानी, कैन यू टेल मी? इम्प्लीमेंटेशन यानी कोडिंग, राइट? ये कोर्स जो मेरा है वो टोटली फोकस्ड है उन टॉपिक्स पे जो आपको इंटरव्यूज में मिलते हैं। ठीक है, कोई भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी जो इंटरव्यूज में क्वेश्चंस पूछती है वो आपसे नॉर्मली कोडिंग करवाती है किसी ना किसी लैंग्वेज में। लैंग्वेज की चॉइस आपकी होती है, क्वेश्चन वो देते हैं और आपको फिर डेटा स्ट्रक्चर के कॉन्सेप्ट्स लगाकर वो कोड पर्टिकुलर उन्हें इंप्लीमेंट करके दिखाना होता है। कोड इंप्लीमेंट करेंगे तभी आप उस कोड को इम्प्रोवाइज कर पाएंगे, उस कोड के अंदर कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस कर पाएंगे। तो ये सब कुछ हम लोग इस कोर्स में सीखेंगे। तो मैं सिर्फ आपको एल्गोरिदम नहीं पढ़ाऊंगा। अगर आपको सिर्फ एल्गोरिदम पढ़ाई मैंने, अगर आपको सिर्फ एल्गोरिदम सिखाई मैंने, तो आप कभी इंप्लीमेंट नहीं कर पाएंगे चीज़ों को, क्योंकि आप सबको पता होगा एल्गोरिदम में हम एग्जैक्ट लॉजिक नहीं लिखते हैं, सिर्फ एक आउटलाइन देते हैं कि हमें क्या करना है। जो एग्जैक्ट लॉजिक है वो तभी आता है समझ में जब हम उसको इंप्लीमेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ कोडिंग। तो इसके लिए आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के नॉलेज की ज़रूरत होनी चाहिए, और इस कोर्स में हम जो लैंग्वेज यूज़ करेंगे वो लैंग्वेज यूज़ करेंगे सी लैंग्वेज। सभी लोग सी में कंफर्टेबल हैं? एवरीवन इज कंफर्टेबल विद सी? ओके, अब सी के कौन कौन से टॉपिक्स चाहिए मैं वो भी आपको क्लैरिफाई कर दूं। ठीक है, आपको सी में एरे चाहिए, एरेज आने चाहिए आपको, नंबर 1। नंबर 2, स्ट्रिंग्स आना चाहिए। नंबर 3, फंक्शंस आना चाहिए। नंबर 4, पॉइंटर। एंड नंबर 5, स्ट्रक्चर। ऑफ कोर्स आप कहेंगे सर फिर बचा क्या? बचा कुछ भी नहीं है। तो डेटा स्ट्रक्चर को इंप्लीमेंट करने के लिए एक तरह से सी के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक की आपको जरूरत पड़ेगी। जो हम इनिशियल लेक्चर्स लेंगे उसमें गौर करिएगा, एरे का कॉन्सेप्ट आएगा, फंक्शन का कॉन्सेप्ट आएगा। फिर जैसे जैसे कोर्स हमारा आगे बढ़ता जाएगा हमें बाकी चीजों की जरूरत पड़ती जाएगी। सौरभ, यू कैन इजीली कन्वर्ट दीज कोड्स इनटू जावा, इट हार्डली मैटर्स। जब हम स्टैक सी में बनाएंगे तो वैसे ही स्टैक जावा में बनेगा, बस फर्क क्या होगा, सी में स्टैक बनेगा यूजिंग स्ट्रक्चर, जावा में स्टैक बनेगा विद द हेल्प ऑफ क्लास। दैट्स द ओनली डिफरेंस। इट हार्डली मैटर्स। डेटा स्ट्रक्चर में लैंग्वेज मैटर नहीं करती,
मैंने सी इसलिए चूज करी है क्योंकि मुझे लगता है यहाँ मेजॉरिटी को सी आती होगी। अगर मेजॉरिटी को जावा आती है अपन जावा पे ले सकते हैं, मेजॉरिटी को सी प्लस प्लस आती है अपन सी प्लस प्लस पे ले सकते हैं, बट आई फील सी मेजॉरिटी लोगों को आती होगी एंड दैट इज व्हाई वी कैन गो फॉर दिस। मयंक ये सब मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, हम फर्स्ट सेशन ले लें फिर मैं आपको लास्ट में बताता हूँ क्या प्राइस है क्या ड्यूरेशन है, वो सब मैं आपको क्लैरिफाई करता हूँ। नहीं, फाइल हैंडलिंग की कोई जरूरत नहीं है दीपक, नहीं है, मैंने फाइल हैंडलिंग यहाँ लिखा भी नहीं है। हमें सिर्फ इतने टॉपिक्स की जरूरत है सी लैंग्वेज में, नो नीड ऑफ फाइल हैंडलिंग। ओके, क्लियर हुआ? इसमें भी अगर मैं आपसे बोलूं ना, अगर आप जानना चाहते हैं सर सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, तो बता दूं सबसे इंपॉर्टेंट लगेगा फंक्शन और स्ट्रक्चर। ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, इनकी सबसे ज्यादा जरूरत आपको डेटा स्ट्रक्चर में कोडिंग करते वक्त पड़ेगी। और अगर आपको लगता है मुझे कोडिंग नहीं करनी है, आप तो भी ये कोर्स कंटिन्यू कर सकते हैं सिर्फ एल्गोरिथम्स के बेसिस पर, बट देन याद रखिएगा आप रेज्यूमे में लिख नहीं पाएंगे पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कि आपने डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़ा है, क्योंकि वो फिर आपको जो प्रॉब्लम्स देंगे वो उसकी एल्गो नहीं मांगेंगे, इंप्लीमेंटेशंस मांगे जाएंगे आपसे। एम आई क्लियर विद दिस? कैन वी स्टार्ट द सेशन नाउ? शुरू करें? ग्रेट, चलिए, तो ये थे इस कोर्स को ज्वाइन करने के प्री रिक्विजिट्स। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं अपन डेटा स्ट्रक्चर से रिलेटेड हमारा पहला सेशन, पहला इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। चलिए, अब मेरा आपसे सबसे पहला और बेसिक सवाल ये कि डेटा स्ट्रक्चर्स अपने आप में क्या होते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं डेटा स्ट्रक्चर्स अपने आप में क्या होते हैं तो आप मुझे, अच्छा चलिए मैं एक दूसरी बात करता हूं, अगर मैं ये कहूं आपसे कि आपने अगर सी पढ़ी है तो आपको डेटा स्ट्रक्चर ऑलरेडी आता है, तो आप मानेंगे? बताइए। आपने अगर ऑफिशियली कभी डेटा स्ट्रक्चर नहीं भी पढ़ा है ना, अगर आपने कोई भी दुनिया की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ी है तो आपको 100% डेटा स्ट्रक्चर्स पता है। मैं आपको बताता हूं कैसे। मेरे सवाल का जवाब देने से पहले मेरे एक और सवाल का जवाब आप दीजिए। सपोज करिए आपको मैं सी में एक प्रॉब्लम देता हूं, सपोज यू हैव टू स्टोर 20 integers in your program after accepting them from the user and then you have to display them। बहुत सिंपल सा सवाल है, आपको एक प्रोग्राम बनाना है जिसमें यूजर से आपको 20 इंटीजर लेने हैं, उन 20 इंटीजर्स को स्टोर करना है और वापस उन्हें स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करना है, दैट्स इट। तो आप मुझे बताइए 20 इंटीजर्स रखने के लिए आप सी लैंग्वेज में क्या करेंगे? टेल मी, क्या आप सी लैंग्वेज में 20 वेरिएबल्स लेना पसंद करेंगे? आपको लगेगा 20 इंटीजर के लिए 20 वेरिएबल लेना सही है, या आपको लगेगा एक एरे लेना सही है जिसकी साइज हो 20 की? विच इज अ बेटर ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन और सेकेंड ऑप्शन? डेफिनेटली सेकेंड ऑप्शन, डेफिनेटली सेकेंड ऑप्शन। तो ये बताइए क्या 20 इंटीजर का एरे कम मेमोरी में काम कर देगा आपका? क्या 20 इंटीजर का एरे कम मेमोरी में काम कर देगा आपका? अगर आप हाँ कह रहे हैं तो आप बिल्कुल गलत हैं। अनफॉर्चुनेटली एरे मेमोरी कम नहीं लेगा, एरे भी एग्जैक्टली उतनी ही मेमोरी लेगा जितनी मेमोरी 20 वेरिएबल्स लेंगे। लेकिन अगर आपने सी पढ़ी हो तो आपको पता होगा इट्स मच मोर इजियर टू हैंडल एन एरे एज कंपेयर टू हैंडलिंग 20 डिफरेंट वेरिएबल। ये ज्यादा आसान पड़ेगा एक प्रोग्रामर के लिए एरे को हैंडल करना इसके कंपैरिजन में कि वो हैंडल करे 20 इंटीजर, और आपको पता नहीं है आपने बातों बातों में यहीं पे इंप्लीमेंट कर लिया है डेटा स्ट्रक्चर। यानी डेटा स्ट्रक्चर कंप्यूटर साइंस की वो फील्ड है जो हमें ये सिखाती है कि हमारे प्रोग्राम में जो डेटा है, डेटा समझते हैं? डेटा समझते हैं? डेटा का मतलब आपके प्रोग्राम के अंदर जो भी वैल्यूज हैं, जो भी वैल्यूज हैं, आप उन वैल्यूज को मेमोरी में कैसे स्टोर करें, इस तरीके से कैसे स्टोर करें कि उसका जो रिट्रीवल है, उसका जो एक्सेस है, उस पे जो तरह तरह के ऑपरेशंस आप परफॉर्म करेंगे वो बेस्ट पॉसिबल वे में आप परफॉर्म कर पाए। मैं रिपीट करता हूं, प्लीज ध्यान से मेरी बात दोबारा सुनिएगा। डेटा स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग का या कंप्यूटर साइंस का वो पार्ट है, कंप्यूटर साइंस की वो ब्रांच है जो हमें ये सिखाती है कि अगर आपके पास कुछ डेटा है, कुछ वैल्यूज हैं,
तो आप उन्हें मेमोरी में स्टोर किस तरीके से करें कि आप जब उन्हें एक्सेस करें, जब आप उन्हें रिट्रीव करें, जब आप उन पे ऑपरेशन परफॉर्म करें, तो आप बेस्ट पॉसिबल वे में उन्हें रिट्रीव कर पाए। और आप अगर इस एग्जाम्पल को ध्यान से सोचें तो आपको ये बात सच साबित होती हुई भी दिखेगी। 20 वेरिएबल भी मेमोरी में 40 बाइट लेंगे, अगर मैं मान लूं एक इंटीजर 2 बाइट का है तो, और 20 इंटीजर का एरे भी मेमोरी में 40 बाइट लेगा। बट वी ऑल नो हमें अगर 20 इंटीजर्स इनपुट कराने 20 वेरिएबल में, तो आपको फॉर्मेट स्पेसिफायर %d 20 टाइम्स लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप ये काम एक एरे से कर लेंगे, आई होप आप सबने पढ़ा होगा, एरे को हैंडल करने के लिए हम लूप लगा सकते हैं, और लूप के अंदर आपको 20 बार इनपुट लेने के लिए कोड लिखना नहीं पड़ेगा। कोड लिखेंगे आप एक बार, लूप घूम जाएगा अपने आप में 20 टाइम्स। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज डेटा स्ट्रक्चर। बस प्रॉब्लम इतनी सी है कि हम सी लैंग्वेज जब पढ़ते हैं तो हम एरे पढ़कर खत्म कर देते हैं अपना टॉपिक, और डेटा स्ट्रक्चर टॉपिक कहता है एरे तो शुरुआत है, एरे के अलावा और भी डेटा स्ट्रक्चर्स हैं, और भी कई तरह से वैल्यू मेमोरी में स्टोर हो सकती है, जिसमें वैल्यू का रिट्रीवल आपके लिए बेस्ट पॉसिबल वे में होगा, जिसमें वैल्यू का रिट्रीवल आपके लिए बेस्ट पॉसिबल वे में होगा। क्या सब लोग मेरी ये बात समझ रहे हैं? आ रहा है? एक और एग्जांपल देता हूं आपको जो आपको डेटा स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट समझाएगा। ठीक है, सपोज करिए मैं आपको एक प्रॉब्लम देता हूं, सपोज करिए मैं आपको एक और प्रॉब्लम देता हूं, राइट अ प्रोग्राम इन सी or any language doesn't matter, write a program to accept a string from the user, and check whether it is a palindrome or not. Check whether it is a palindrome or not. पहले तो बताइए palindrome समझते हैं? Do you understand what are palindrome strings? Palindrome strings वो strings होती हैं जो लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट सेम अकरेंस ऑफ लेटर्स रखती हैं। जैसे नितिन, दिस इज अ पैलिंड्रोम स्ट्रिंग। आप लेफ्ट टू राइट चलिए तो भी लेटर्स सेम आएंगे, राइट टू लेफ्ट चलिए तो भी लेटर्स सेम आएंगे। एबा, दिस ऑल्सो इज अ पैलिंड्रोम स्ट्रिंग, लेफ्ट टू राइट भी सेम है, राइट टू लेफ्ट भी सेम है। मलयालम, दिस इज ऑल्सो अ पैलिंड्रोम स्ट्रिंग, आप लेफ्ट टू राइट चलिए तो भी अकरेंस ऑफ लेटर सेम है, राइट टू लेफ्ट चलिए तो भी अकरेंस ऑफ लेटर सेम है। ओके, आप सोचिए अगर किसी को डेटा स्ट्रक्चर नहीं आता है, अगर किसी को डेटा स्ट्रक्चर सब्जेक्ट नहीं पता है, तो वो ये प्रॉब्लम सॉल्व किससे करेगा? वो ये प्रॉब्लम सॉल्व करेगा सी जैसी लैंग्वेज में कैरेक्टर एरे यूज करके, राइट? और अगर आपको डेटा स्ट्रक्चर आता होगा तो आप कैरेक्टर एरे से ज्यादा इजी वे में से हैंडल करेंगे। और शायद आपने सुना होगा इसके लिए बेस्ट डेटा स्ट्रक्चर होता है हम लोग यूज करें स्टैक। अभी मत सोचिएगा सर स्टैक क्या है, अभी तो आपको डेटा स्ट्रक्चर पता ही नहीं है, बट मैं बता रहा हूं अगर आपने डीएस पढ़ा होगा तो वो प्रॉब्लम जो एक प्रोग्रामर एक इनएफिशिएंट वे में सॉल्व करेगा, वो प्रॉब्लम आप एक एफिशिएंट वे में सॉल्व करेंगे। उन टॉपिक्स को यूज करके सॉल्व करेंगे जो ऐसी प्रॉब्लम्स के लिए करे गए हैं डिजाइन, जो ऐसी प्रॉब्लम्स के लिए करे गए हैं डिजाइन। आ रही है मेरी बात समझ में? एवरीवन गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, एक और आपको एग्जांपल देता हूं, आपको पता चलेगा डेटा स्ट्रक्चर कितना इंपॉर्टेंट है और क्यों हर टॉप कंपनी चाहती है कि उसके प्रोग्रामर्स, उसके जो नए रिक्रूटमेंट्स वो कर रही है, वो सारे के सारे डेटा स्ट्रक्चर्स जानते हैं। तीसरा क्वेश्चन सुनिए, राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट अ स्ट्रिंग फ्रॉम द यूजर एंड प्रिंट द फ्रीक्वेंसी ऑफ एवरी कैरेक्टर, एंड प्रिंट द फ्रीक्वेंसी ऑफ एवरी कैरेक्टर। मतलब अगर आपने यूजर से कहा एंटर अ स्ट्रिंग, समझिए इस क्वेश्चन का पर्पस क्या है, फिर आप मुझे बताना आप कैसे करोगे इसको सी में या किसी में भी। आपने यूजर से कहा एंटर अ स्ट्रिंग, मैंने आपको स्ट्रिंग दी इंडिया, तो आपका प्रोग्राम मुझे जवाब दे दे आई 2 बार आ रहा है, एन स्ट्रिंग में 1 बार आ रहा है, डी स्ट्रिंग के अंदर 1 बार आ रहा है, ए स्ट्रिंग के अंदर 1 बार आ रहा है। अगर आपको डेटा स्ट्रक्चर नहीं आता है तो आप 100% इसे लूपिंग की मदद से करेंगे। आपका दिमाग कहेगा मैं इसको एक एरे में रख लूंगा, फिर एक कैरेक्टर उठाऊंगा, सारों से कंपेयर करूंगा, मैच करूंगा ये कितनी बार आ रहा है, और काउंटर को बढ़ाता रहूंगा। बताइए समझ में आ रहा है आपको ये तरीका? अगर प्रोग्रामिंग करिए तो आपको समझ में आना चाहिए। मैं स्ट्रिंग ले लूंगा, स्ट्रिंग में इंडिया ले लूंगा, फिर मैं एक लूप शुरू करूंगा, उस लूप को बोलूंगा सारे कैरेक्टर्स को कंपेयर करो, और कंपेयर करके मैं काउंटिंग को बढ़ाता जाऊंगा।
ये बेवकूफों वाला तरीका है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। अगर आपकी जगह कोई स्मार्ट प्रोग्रामर होगा तो वो विद इन 2 और 3 लाइंस इसको सॉल्व कर देगा बाय द हेल्प ऑफ अ डेटा स्ट्रक्चर जिसका नाम होता है हैश टेबल, जो इस तरीके की प्रॉब्लम्स के लिए दिया गया एक प्री मेड सॉल्यूशन होता है। आ रही है आपको डेटा स्ट्रक्चर की इंपॉर्टेंस समझ में? तो डीएस के बिना प्रोग्रामिंग हो जाती है कि नहीं? डीएस के बिना प्रोग्रामिंग हो जाती है कि नहीं? हो तो जाती है, लेकिन धक्के मारकर गाड़ी चलाने वाला हिसाब है। धक्के मारकर गाड़ी चलाने वाला हो तो जाएगी, लेकिन सारे साम दाम दंड भेद लॉजिक आप अपने मन से सोचेंगे। जबकि आपको अगर डीएस आएगी तो आप उसी प्रॉब्लम को कम लाइनों में और एफिशिएंट तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। अब आप सोचिए, जितनी अच्छी टॉप 5 कंपनीज हैं, अमेजॉन, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, वो कहती हैं एक लैंग्वेज आप कम पढ़ लो चलेगा, आप 5 की जगह 3 लैंग्वेज पढ़ के आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, बट डेटा स्ट्रक्चर आपके रेज्यूमे में जरूर होना चाहिए। सो इफ यू वांट टू एनहांस योर प्रोग्रामिंग स्किल्स, इफ यू वांट टू मेक योर प्रोग्रामिंग स्किल्स बेटर, तो आपको 100% सीखना चाहिए डेटा स्ट्रक्चर इररेस्पेक्टिव ऑफ द लैंग्वेज यू नो। चाहे पाइथन हो, चाहे जावा हो, चाहे सी हो, सी प्लस प्लस हो, सब में इंप्लीमेंटेशन सेम रहेगा, कुछ एक लाइनों का बस फर्क पड़ जाएगा लाइब्रेरी सपोर्ट के कारण। बताइए समझ में आया सबको? आया? आपको आइडिया लगा डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है? राइट? तो आप डेटा स्ट्रक्चर की ऑफिशियल डेफिनेशन में लिखता हूं। राइट? तो इफ समवन सेज व्हाट इज डेटा स्ट्रक्चर, डेटा स्ट्रक्चर अपने आप में क्या है, तो आपका जवाब होगा डेटा स्ट्रक्चर। पहले तो बताइए, डेटा स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है क्या? एक नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम है डेटा स्ट्रक्चर क्या? नहीं। डेटा स्ट्रक्चर बिल्कुल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की तरह है। डेटा स्ट्रक्चर बिल्कुल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की तरह है। अगर आपने किसी भी लैंग्वेज में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सीखी हो, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भी एक मेथोडोलॉजी है जो आपको यह सिखाती है कि किसी भी प्रॉब्लम को जब आप सॉल्व करने बैठे तो उसका डिजाइन कैसा रखें, आप किस तरीके से क्लासेस बनाएं, किस तरीके से आप ऑब्जेक्ट्स बनाएं कि आप अपने कोड को ज्यादा रियलिस्टिक कर पाएं, अपने कोड को ज्यादा इजीली मैनेजेबल बना पाएं। तो जैसे कोडिंग आसान हो जाती है यूजिंग ऊप्स, बिल्कुल ऐसे डेटा का स्टोरेज और रिट्रीवल आसान हो जाता है यूजिंग द स्टडी ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। आई रिपीट, जैसे कोडिंग आसान हो जाती है इफ समवन नोज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, बिल्कुल ऐसे डेटा का रिट्रीवल और स्टोरेज आसान हो जाता है if someone knows data structure. So we say data structure is a study or field of computer science which teaches us how to store data in computers memory. कौन सी मेमोरी? सेकेंडरी, प्राइमरी? कौन सी मेमोरी? सेकेंडरी, प्राइमरी? डेटा कहां रहता है जब प्रोग्राम रन होता है? तो वेरी गुड, ठीक है। और प्लीज इंटरेक्शन रखिएगा मेरे साथ, है ना? जब मैं पूछूं तो प्लीज आंसर करिएगा, मुझे समझ में आएगा अपना फ्लो किस डायरेक्शन में जा रहा है, आप किस लेवल पे आ रहे हैं, समझ पा रहे हैं, नहीं पा रहे हैं, तो मैं उस लेवल से अपनी टीचिंग को कम ज्यादा करता रहूंगा, है ना। 2-1 दिन मुझे लगेंगे आपसे कम्युनिकेट करने में, 2 दिन लगेंगे आपको समझने में, उसके बाद फिर हम बैच की पेस डिसाइड कर पाएंगे। अमन, अगर आप सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री को टारगेट कर रहे हैं तो चाहे आप ईसी से हो, चाहे आप सीएस से हो, चाहे आप सिविल से हो, चाहे आप मैकेनिकल से हो, डेटा स्ट्रक्चर इज अ मस्ट। अमन, अगर आपको सेकंड ग्रेड कंपनी में जाना है तो बात अलग है, बट अगर आप कोई प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी को टारगेट कर रहे हैं तो आप किसी भी ब्रांच से, अगर आपको डेटा स्ट्रक्चर आता है, दैट विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट विल बी अ वेरी गुड एंड एडेड एडवांटेज इन योर रेज्यूमे। ओके अमन, तो आप दिमाग में डीएस को लेकर डाउट रखिए ही मत। डीएस इज द मोस्ट इसेंशियल फीचर। आप नेट पे सर्च करके देखिएगा, आपको पता चलेगा जितनी टॉप लेवल कंपनीज हैं, व्हाई दे प्रेफर स्टूडेंट्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर बैकग्राउंड। इसलिए आप नोटिस करिए, आपने ये भी सुना होगा, जो टॉप लेवल कंपनीज हैं वो जितनी कॉम्पिटिटिव वेबसाइट्स हैं वहां से स्टूडेंट्स को पिक करती हैं। सुना है आपने? हैकर रैंक, हैकर अर्थ, कोड शेफ, आजकल इनसे रिक्रूटमेंट्स होने लगे हैं। इसलिए होने लगे हैं क्योंकि अगर कोई हैकर रैंक पे कोडिंग कर रहा है तो ये अंडरस्टूड बात है उस बंदे ने डेटा स्ट्रक्चर पढ़ा होगा। आप वहां के कोड कर ही नहीं सकते जब तक आपको डेटा स्ट्रक्चर्स की नॉलेज ना हो, राइट? तो आप ये मान लीजिए, हिंदी में बोलते हैं ना 4 चांद लगाना, ये डेटा स्ट्रक्चर सब्जेक्ट आपकी कोडिंग में 4 चांद लगा देता है, बस इतना मान लीजिए।
Definitely, if you know one programming language, Aman, if you know one programming language, you can always learn data structure. और अमन अपने क्वेश्चंस आप पब्लिकली पूछिए, वरना बाकी लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा मैं किस क्वेश्चन का जवाब दे रहा हूँ, है ना। तो आप प्राइवेटली की जगह एवरीवन कर दीजिए, तो मैं जो आंसर दूंगा दूसरे लोग रिलेट कर पाएंगे मैं क्या कह रहा हूँ। तो आप कह रहे हैं मेरे लिए डेटा स्ट्रक्चर पढ़ना सही रहेगा क्या अगर मैं ईसी का स्टूडेंट हूँ? मेरा जवाब है अगर आप किसी सॉफ्टवेयर कंपनी को टारगेट कर रहे हैं तो 100% आपको डेटा स्ट्रक्चर पढ़ना चाहिए। अगर सॉफ्टवेयर कंपनी में नहीं जा रहे हैं देन इट्स अ डिफरेंट थिंग। अपने डोमेन में जा रहे हैं तो बात अलग है, बट अगर सॉफ्टवेयर में आ रहे हैं तो आपके डोमेन में, आपके रेज्यूमे में डीएस होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अब ये सारी नॉन टेक्निकल क्वेश्चंस मैं लेक्चर के एंड में सॉल्व करूंगा। अब हम थोड़ा सा टेक्निकल डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं। सो डेटा स्ट्रक्चर इज अ फील्ड ऑफ कंप्यूटर साइंस which teaches us how to store data in computer's memory in such a way that it can be accessed and processed in the most efficient way. efficient का मतलब कम मेमोरी लगेगी ऐसा? efficient का मतलब मेमोरी कम लगेगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। efficient का मतलब फास्ट, एफिशिएंट का मतलब समय कम लगेगा, प्रोग्रामिंग के एफर्ट्स कम लगेंगे। बिल्कुल सही। इजी हो जाएगा कोडर के लिए उनको हैंडल करना, इजी हो जाएगा कोडर के लिए उनको मैनिपुलेट करना, उन्हें मैनेज करना। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज डेटा स्ट्रक्चर। ओके, तो डेटा स्ट्रक्चर कोई प्रोग्रामिंग नहीं है, वो प्रोग्रामिंग से रिलेटेड एक कॉन्सेप्चुअल चीज है जो आपको सिखाती है डेटा को बेस्ट वे में कैसे करा जा सकता है मैनेज। ठीक है, चलिए सेकंड डाउट जो आप सबके दिमाग में हो सकता है वो भी मैं सॉल्व कर दूं। इन विच लैंग्वेज कैन वी इंप्लीमेंट डेटा स्ट्रक्चर? कैन वी इंप्लीमेंट कॉन्सेप्ट्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर? आप बताइए, कोई खास लैंग्वेज है डेटा स्ट्रक्चर्स के लिए दुनिया में जो बनाई गई हो, जो ये कहती है इसी लैंग्वेज में डेटा स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है? नो, नॉट एट ऑल। ये बिल्कुल ऐसी बात है कि बताइए मैं इफ एल्स किस लैंग्वेज में सबसे अच्छे से लिख सकता हूं? हर लैंग्वेज में लिख सकते हैं, हर लैंग्वेज का अपना तरीका होता है इफ एल्स को लिख कर देने का। इफ एल्स का कॉन्सेप्ट हर लैंग्वेज में सेम है, सिंटैक्सेस थोड़े बहुत वेरी करते रहते हैं। सो देयर इज नो सच लैंग्वेज which is particularly chosen for DS, for implementing DS, right? It's a matter of programmer's choice कि प्रोग्रामर किसे चूज करना चाहता है, राइट? डीएस के कॉन्सेप्ट्स हर लैंग्वेज में सेम रहेंगे। द कॉन्सेप्ट्स ऑफ डीएस रिमेन सेम इन एवरी लैंग्वेज, राइट? ठीक, इन दिस कोर्स जैसा मैंने आपसे कहा हम लोग यूज करेंगे सी लैंग्वेज। अगर आप में से कोई दूसरी लैंग्वेज यूज करना चाहता है आप आराम से कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, राइट? लेकिन अगर आप मेरे साथ कोप अप करेंगे, मेरे कोर्स के साथ कंपेयर करेंगे, तो मैं चाहूंगा आप सी को यूज करें, बाद में आप उसे किसी और लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्लियर? आगे बढ़ूं? समझ में आए दोनों पॉइंट्स? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं डेटा स्ट्रक्चर्स हमें कितनी तरह के मिलते हैं। व्हाट आर टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स विच आर प्रेजेंट? और ये आपको एक रफ आइडिया आपके सिलेबस का भी देगा, है ना? पूरा आइडिया तो नहीं मिलेगा आपको, लेकिन एक रफ आइडिया मिल जाएगा कि टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स में अपन क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं, अपन क्या क्या डिस्कस करेंगे। तो अगर टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स की बात करी जाए बिल्कुल बेसिक लेवल से, तो मैं आपको बता दूं हर वो एलिमेंट प्रोग्रामिंग का, प्लीज ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे, हर वो एलिमेंट प्रोग्रामिंग का जिसमें आप कुछ स्टोर कर सकते हैं, जिसमें आप कुछ डेटा रख सकते हैं, गौर करिएगा वो अपने आप में डेटा स्ट्रक्चर है। आई रिपीट, हर वो एलिमेंट प्रोग्रामिंग का जिसमें आप कुछ स्टोर कर सकते हैं, जिसमें आप कुछ रख सकते हैं, वो अपने आप में डेटा स्ट्रक्चर है। तो आप मुझे बताइए, जब आप सी में कोई वेरिएबल बनाते हैं तो क्या आप वेरिएबल में वैल्यू रख सकते हैं? हाँ कि ना? रख सकते हैं। जब आप सी में एरे बनाते हैं आप एरे में डेटा रख सकते हैं, आप एरे में डेटा रख सकते हैं, रख सकते हैं। जब आप सी में फंक्शन बनाते हैं आप फंक्शन में डेटा रख सकते हैं? नहीं। हर बात का जवाब यस नहीं है, नहीं रख सकते हैं। फंक्शन डेटा रखता नहीं है, फंक्शन डेटा को प्रोसेस करता है। फंक्शंस डोंट होल्ड डेटा, डेटा तो रहता है फंक्शन के वेरिएबल्स के अंदर। तो फंक्शन डेटा स्ट्रक्चर नहीं है, फंक्शन डेटा स्ट्रक्चर नहीं है, लेकिन वेरिएबल, एरे, पॉइंटर, स्ट्रक्चर, दे ऑल आर एग्जांपल्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर।
तो अगर मैं बहुत बेसिक लेवल पे शुरू करूं तो डेटा स्ट्रक्चर्स को ब्रॉडली दो कैटेगरीज में डिवाइड करा गया है। ब्रॉडली दो कैटेगरीज में इनको डिवाइड करा गया है। कौन कौन सी दो कैटेगरीज, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। पहली कैटेगरी आती है कैटेगरी ऑफ प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर्स। कैटेगरी ऑफ प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर। इन्हीं प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर को आपने दुनिया की कोई भी लैंग्वेज अगर पढ़ी है, आई होप आपने सी, सी प्लस प्लस कुछ ना कुछ जरूर पढ़ा होगा, इन्हीं को आप इन लैंग्वेजेस में बुलाते हो डेटा टाइप्स। डेटा टाइप नाम सुना है? बताइए, डेटा टाइप नाम सुना है आपने? डेफिनेटली। तो किसी भी लैंग्वेज में जो डेटा टाइप्स होती हैं दे आर कॉल्ड एज प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर। और जो सेकेंड कैटेगरी के डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं दे आर कॉल्ड एज ईदर नॉन प्रिमिटिव, और आई होप आप जानते होंगे नॉन प्रिमिटिव का दूसरा नाम भी होता है, इट्स ऑल्सो कॉल्ड एज यूजर डिफाइंड। यूजर डिफाइंड डेटा स्ट्रक्चर्स। सो डेटा स्ट्रक्चर की सेकेंड कैटेगरी हुई यूजर डिफाइंड या नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर। अब अगर बात करी जाए प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर में कौन आता है, तो आई टोल्ड यू प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर में हर वो डेटा टाइप आती है जो आपको एक लैंग्वेज प्रोवाइड करती है। क्योंकि हम लोग सी को बैकग्राउंड में लेकर चल रहे हैं, क्योंकि हम लोग सी लैंग्वेज को लेकर चल रहे हैं, तो मैं कहूंगा सी में तीन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर हैं। वन इज इंट, अदर वन इज कैर एंड थर्ड वन इज फ्लोट। मैं इनकी वेराइटीज में नहीं जा रहा हूं। इंट में भी साइंड इंट, अनसाइंड इंट होते हैं, कैर में भी मल्टीपल वेराइटीज हैं, हम बिल्कुल बेसिक लेवल की बात कर रहे हैं। तो ये तीनों के तीनों अपने आप में कहलाते हैं इन द फील्ड ऑफ डेटा स्ट्रक्चर primitive data structure, because these are data structures provided by the language. They are built inside the language. ये language में बने बनाए मिलते हैं आपको, और rather I should say they are built inside the compiler, right? आप int create नहीं करते हैं, आप सीधे int को use करके उसका variable बनाते हैं। So it's called as primitive और predefined data structure. नॉन प्रिमिटिव वो होते हैं जो प्रोग्रामर अपने लेवल पे क्रिएट करता है, जो प्रोग्रामर अपने लेवल पे बनाता है। तो आप मुझे बताइए, सी आपको एरे बनाकर देती है या आप एरे क्रिएट करते हैं अपने प्रोग्राम में? सी आपको बनाकर देती है एरे या आप एरे को क्रिएट करते हैं? सी ने आपको सिर्फ सिंटेक्स दिया है, क्रिएट एरे को आप करते हैं। सो नॉन प्रिमिटिव में अगर आप नोटिस करें तो ये सारे आते हैं, लेकिन नॉन प्रिमिटिव के भी याद रखिएगा अपने आप में दो वेराइटीज होती हैं, और यहां से एक्चुअल डेटा स्ट्रक्चर आपका स्टार्ट होता है ना? क्योंकि मुझे लगता है जो लेफ्ट हैंड साइड वाला है इंट कैर फ्लोट वो सबको पता है, ठीक है? यहां आती हैं अब आपकी दो वेराइटीज, ध्यान दीजिएगा प्लीज। नॉन प्रिमिटिव में एक कहलाते हैं लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स, एक कहलाते हैं लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स, एंड एज यू कैन गेस दूसरे कहलाते होंगे नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। एज यू कैन इजीली गेस दूसरे कहलाते होंगे नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स, ठीक है? अब आइए लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर का अगर क्लासिफिकेशन करा जाए तो जैसा मैंने कहा इसमें सबसे पहले आता है एरे। एरे इज समथिंग विच कैन होल्ड द डेटा इन अ लीनियर मैनर। एरे से आगे बढ़े सी लैंग्वेज में तो आई होप आप सबने पढ़ा होगा, there is another topic which is called as structure. नहीं स्टैक वगैरह आएगा, लेकिन वो सी में नहीं है ना, वो सी से आगे है। अब सी हमें नॉर्मली ये दो डेटा स्ट्रक्चर पढ़ाकर खत्म कर देती है। अगर आपने सी कंप्लीट पढ़ी हो तो एरे स्ट्रक्चर, ये दो चीजें आप पढ़ते हैं जिसमें आप डेटा रखते हैं। गौर करिएगा, रखते डेटा हम पॉइंटर में भी हैं, बट पॉइंटर जनरली वैल्यू नहीं रखता। आप सबको पता होगा पॉइंटर क्या रखता है। व्हाट डज अ पॉइंटर होल्ड? एड्रेस, राइट? और एड्रेस को सेव करने का कोई सेंस नहीं बनता, इसलिए यहां पर मैं एड्रेस नहीं लिख रहा हूं, इसलिए यहां पर मैं पॉइंटर को मेंशन नहीं कर रहा हूं। तो एरे है, स्ट्रक्चर है, और इससे आगे बढ़े आप तो डेटा स्ट्रक्चर्स के टॉपिक आते हैं। दिस इज द फर्स्ट वन जो हम पहला टॉपिक पढ़ेंगे इस कोर्स में, दैट इज स्टैक। स्टैक से आगे बढ़िए तो अगला टॉपिक पढ़ेंगे विच इज कॉल्ड एज क्यू, और इनसे आगे बढ़िए तो लीनियर कैटेगरी में हम तीसरा टॉपिक पढ़ेंगे विच इज कॉल्ड एज लिंक लिस्ट, ओके? और अगर आप नॉन लीनियर की तरफ आए तो नॉन लीनियर के अंदर आपको फिर मिलते हैं तीन डेटा स्ट्रक्चर, जिसमें से एक कहलाता है ट्री। देयर इज वन डेटा स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड एज ट्री, देयर इज अनदर डेटा स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड एज ग्राफ, एंड देयर इज अनदर डेटा स्ट्रक्चर
विच इज कॉल्ड एज HEAP, हीप होता ट्री ही है, वो ट्री की ही एक वेराइटी है, बट बड़ा स्पेशल होता है, इसलिए उसको हम लोग अलग से पढ़ेंगे, राइट। तो अगर आपको लग रहा है सर इस पर्टिकुलर कोर्स में कहां से शुरू करेंगे, इस पर्टिकुलर कोर्स में हम लोग शुरू करेंगे फ्रॉम स्टैक। स्टैक विल बी आवर वेरी फर्स्ट डेटा स्ट्रक्चर जो हम लोग को करना है डिसाइड। अच्छा, उससे पहले जरूरी है कि हम ये जाने व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड लीनियर एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड नॉन लीनियर। चलिए पहला चांस आप लीजिए, आप मुझे बताइए लीनियर और नॉन लीनियर में क्या डिफरेंस है, गेस करिए। अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर तो आप क्या जवाब देंगे? डेटा इज डिफाइंड इन सीरियल मैनर। ओके, सीरियल मतलब हरीश? नहीं, होमोजीनियस से कोई मतलब नहीं है गौरव। नहीं, कंटिन्यूस से भी कोई मतलब नहीं है। सुनिए ध्यान से, मैक्सिमम लोगों को ये लगता है कि लीनियर का मतलब होता होगा कंटिन्यूस। ये बिल्कुल गलत है। लीनियर का मतलब कतई कंटिन्यूस नहीं होता। लीनियर का मतलब होता है आप डेटा को ऐसे अरेंज करें, हाँ, डेटा को ऐसे अरेंज करें कि एक एलिमेंट से सिर्फ एक एलिमेंट कनेक्टेड रहे, एक एलिमेंट से सिर्फ एक एलिमेंट कनेक्टेड रहे। मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं, डायग्राम से समझाता हूं। मुझे बताइए, जब आप किसी भी लैंग्वेज में एरे बनाते हैं, मान लीजिए आपने 5 इंटीजर्स का एरे बनाया, तो आप रफली मानते हैं कुछ डायग्राम ऐसा बनता है 5 इंटीजर्स के एरे का, मानते हैं? ये आपका एरे का मेमोरी डायग्राम होगा। ये 10 है, ये 20 है, ये 30 है, ये 40 है, ये 50 है। अब मुझे बताइए, ये जो फर्स्ट एलिमेंट है आपका एरे का, ये अपने से आगे कितने एलिमेंट से कनेक्टेड है? डायरेक्टली गौर करिए, एक ही से कनेक्टेड है, विच इज 20, करेक्ट। ये जो 20 है ये एक ही से कनेक्टेड है अपने आगे, विच इज 30। ये जो 30 है ये एक ही से कनेक्टेड है, विच इज 40। इसका मतलब लीनियर डजंट मीन कंटिन्यूस, लीनियर मीन्स आफ्टर वन एलिमेंट we have just one more element। अगर एक एलिमेंट के बाद मेमोरी में एक और एलिमेंट आता है तो ऐसा डेटा स्ट्रक्चर अपने आप में कहलाता है लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। अब आपने अभी लिंक लिस्ट पढ़ी बिल्कुल नहीं है, बट मैं आपको बता दूं, जब आप लिंक लिस्ट बनाते हैं डेटा स्ट्रक्चर में तो उसका डायग्राम देखिए, कुछ ऐसा होता है, कुछ इस तरीके के ब्लॉक्स बनते हैं, ठीक है। हर ब्लॉक के अंदर गौर करिएगा, 2 चीजें प्रोग्रामर रखता है। एक रखता है वो उस ब्लॉक के अंदर डेटा, तो ये हर ब्लॉक का डेटा हो गया। ट्राई टू अंडरस्टैंड प्लीज। हर ब्लॉक का अपने आप में कोई ना कोई एड्रेस होता है, तो ये अगले ब्लॉक का एड्रेस है, ये तीसरे का एड्रेस है, ये चौथे का एड्रेस है, ये 5वें का एड्रेस है। ओके, 10 पॉइंट कर रहा होता है 20 को, तो 10 के पास 2000 है। 20 पॉइंट कर रहा होता है 30 को, तो 20 के पास 3000 होता है। 30 पॉइंट कर रहा होता है 40 को, 40 पॉइंट कर रहा होता है 50 को, और 50 फिलहाल कहीं पॉइंट नहीं कर रहा होता है ना। आप सिर्फ डायग्राम पे ध्यान देना, आप बिल्कुल मत सोचना कोडिंग क्या होगी इसकी, इसमें कौन लगा है। आप मुझे बताइए, इन दोनों डायग्राम्स में आपको कुछ सिमिलैरिटी दिख रही है? बताइए, इन दोनों डायग्राम्स में कुछ सिमिलैरिटी नजर आ रही है? बिल्कुल। आप अगर सोचिए तो ये जो थ्योरी हमने लिखी है ये दोनों डायग्राम पे फिट बैठ रही है। आफ्टर वन एलिमेंट देयर इज जस्ट वन मोर एलिमेंट। तो अगर एक एलिमेंट से सिर्फ एक एलिमेंट कनेक्टेड है तो इस तरीके के डेटा स्ट्रक्चर अपने आप में कहलाएंगे लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। इसका सबसे बढ़िया रियल वर्ल्ड एग्जांपल, आप ट्रेन की बोगीज का कनेक्शन देख लें। एक ट्रेन में अगर 20 बोगीज भी हैं तो एक बोगी अपने से आगे सिर्फ एक बोगी से कनेक्टेड है। तो गेस करिएगा, आपको पहली बोगी से चौथी बोगी में जाना है तो दूसरी और तीसरी बोगी को क्रॉस करना पड़ेगा। अगर पहली से आपको चौथी तक जाना है तो सेकंड और थर्ड कंपार्टमेंट से आपको गुजरना पड़ेगा। तो जब एक एलिमेंट से सिर्फ एक एलिमेंट कनेक्टेड होता है तो डेटा स्ट्रक्चर मानता है ये डेटा स्ट्रक्चर अपने आप में लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है, करेक्ट। और अब आप इसको बदल दीजिए, अगर एक एलिमेंट से मल्टीपल एलिमेंट्स कनेक्टेड हो जाएं, एक एलिमेंट से मल्टीपल एलिमेंट्स कनेक्टेड हो जाएं
तो फिर डेटा स्ट्रक्चर अपने आप में लीनियर नहीं रह जाता, फिर डेटा स्ट्रक्चर अपने आप में कन्वर्ट हो जाता है इनटू समथिंग विच इज कॉल्ड एज नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। एक एलिमेंट से अगर मल्टीपल एलिमेंट्स कनेक्टेड हो तो डेटा स्ट्रक्चर अपने आप में बन जाता है नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। इसका सबसे बढ़िया रियल वर्ल्ड एग्जांपल आप आपके कंप्यूटर का फाइल सिस्टम जरा दिमाग में लेकर आइए। अब आप मुझे बताइए, आपके कंप्यूटर में आप मानते हैं मल्टीपल ड्राइव्स होंगी, सी ड्राइव भी होगी, डी ड्राइव भी होगी, मानते हैं? डू यू एग्री? और एक ड्राइव में एक ही फोल्डर होगा? बताइए, एक ड्राइव में एक ही फोल्डर होगा? नहीं, एक ड्राइव में ढेर सारे फोल्डर होंगे। सी ड्राइव के अंदर मल्टीपल फोल्डर्स होंगे, डी ड्राइव के अंदर मल्टीपल फोल्डर्स होंगे, और सोचिए हर फोल्डर के अंदर ढेर सारी फाइल्स होंगी। आप मानते हैं हर फोल्डर के अंदर ढेर सारी फाइल्स होंगी, राइट? तो इस तरीके का डेटा स्ट्रक्चर जब कंप्यूटर साइंस में पढ़ा जाता है तो इट इज कॉल्ड एज नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। एक और एग्जांपल रियल वर्ल्ड से उठाते हैं अपन, फेसबुक का फ्रेंड्स ग्रुप। आप बताइए, आपके फ्रेंड ग्रुप के अंदर जितने भी मेंबर्स होंगे उन सबके एक एक फ्रेंड्स होंगे? बताइए, आपके फ्रेंड ग्रुप में जितने लोग होंगे वो सब एक एक से ही कनेक्टेड होंगे? नहीं। अगर आप एक यूजर हैं तो आप जिन लोगों से एज अ फ्रेंड कनेक्टेड हैं उनमें से कई लोग आपस में एज अ फ्रेंड कनेक्टेड होंगे। तो एक वेब के टाइप का, एक जाल के टाइप का डेटा स्ट्रक्चर बनेगा जिसमें एक यूजर मल्टीपल यूजर से कनेक्टेड होगा। इसको भी अपन डेटा स्ट्रक्चर की नजर देखें तो ये बन जाता है नॉन लीनियर। और आपने डायग्राम वाइज, थ्योरी वाइज तो नहीं अभी अच्छे से पढ़ा, बट डायग्राम वाइज पढ़ लिया। ये जो लेफ्ट साइड पे आपको दिख रहा है ये डेटा स्ट्रक्चर की भाषा में ट्री होता है, और ये जो राइट साइड पे आपको दिख रहा है ये डेटा स्ट्रक्चर की भाषा में ग्राफ होता है। तो अगर आपको कभी फेसबुक इंप्लीमेंट करने को कहा जाए किसी इंटरव्यू में, या फेसबुक का फ्रेंड वाला फीचर इंप्लीमेंट करने को कहा जाए, तो वहां जो आप यूज करेंगे दैट विल बी द फीचर ऑफ ग्राफ। और अगर आप आपके कंप्यूटर का डायरेक्टरी स्ट्रक्चर इंप्लीमेंट करते हैं तो उसके लिए कोडिंग में जो हम यूज करेंगे दैट इज ट्री। और ये सब हम सीखेंगे, ऐसा नहीं सोचिएगा ये सब हमें आना चाहिए, ये सब मैं आपको पढ़ाऊंगा। अभी मैं सिर्फ आपको डायग्राम वाइज समझा रहा हूं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लीनियर एंड नॉन लीनियर। समझ में आया? ठीक है, तो अब आप मुझे बताइए इंडिया में जो एयरपोर्ट्स हैं, इंडिया में जो एयरपोर्ट्स हैं वो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है कि नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है? नॉन लीनियर है ना। एक सिटी का एयरपोर्ट बहुत सारी सिटीज से कनेक्टिंग फ्लाइट्स देता है, तो जब एक सिटी का एयरपोर्ट बहुत सारी सिटीज से कनेक्टिंग फ्लाइट देगा तो वो लीनियर हो ही नहीं सकता, वो अपने आप में कहलाएगा नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। क्लियर? आ रही है बात समझ में? ठीक है, चलिए तो अब इसके पॉइंट्स में लिख दूं, राइट? तो टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स अगर देखा जाए, इन द फील्ड ऑफ डीएस, anything which can hold data, anything which can hold data। और ये जो नोट्स में लिख रहा हूं ये आप ही लोगों के लिए हैं, ये सारी स्लाइड्स आप लोगों से शेयर होंगी, तो आप चाहें तो इनका स्नैपशॉट ले सकते हैं, चाहे तो मेरे साथ साथ लिख सकते हैं, चाहे तो कुछ मत करिए, आराम से सुनिए, और जब मैं लिख लूंगा तो मैं इनको शेयर कर लूंगा टेलीग्राम ग्रुप में। आप सब टेलीग्राम ग्रुप में हैं? सभी ने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करा हुआ है? ओके। सो इन द फील्ड ऑफ डेटा स्ट्रक्चर, एनीथिंग विच कैन होल्ड डेटा कैन बी कैटेगराइज्ड as a data structure, full stop। Then next is, thus according to DS we have two categories, number one, primitive data structures, also called as predefined data structures, right? In this we have data types given by a language. For example, int, char and float in C language.
सेकंड आते हैं नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर, ऑल्सो नोन एज यूजर डिफाइंड डेटा स्ट्रक्चर्स, राइट। इसमें हम लोग लिख सकते हैं दीज आर दोज डेटा स्ट्रक्चर्स which a programmer creates for his own program and are further divided into two parts and are further divided into two parts. पहला लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स। आप बताइए क्या डेफिनेशन है, आप बताइए फटाफट लीनियर डेटा स्ट्रक्चर की क्या डेफिनेशन देंगे अगर लेक्चर क्लियर हो रहा है तो। ये क्या है? These are those data structures which arrange the data, very good, which arrange the data in such a way that after one element we have just one more element. That is, one element is connected with just one further element. Examples are, अब ये टॉपिक्स हैं जो लीनियर को इंप्लीमेंट करते हैं। एरे, आई होप आपने सी में पढ़ा होगा। स्ट्रक्चर, और जहां से हमारा सिलेबस स्टार्ट होगा दैट इज स्टैक। स्टैक की भी याद रखिएगा, बहुत सारी वेराइटीज होती हैं, स्टैटिक स्टैक, डायनेमिक स्टैक, सब अपन को पढ़ना है। क्यू की भी बहुत सारी वेराइटीज होती हैं, लीनियर क्यू, सर्कुलर क्यू, प्रायोरिटी क्यू, ये सब आएगा। डी क्यू, ठीक है। देन वी हैव लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट की भी कई वेराइटीज होती हैं, सिंगली लिंक लिस्ट, सर्कुलर लिंक लिस्ट, डबली लिंक लिस्ट, वो सब हम इसमें कवर अप करने वाले हैं। दिस इज लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। देन कम्स नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, सेकेंड टाइप, नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स। इनकी डेफिनेशन दीजिए, ये क्या होते हैं? जल्दी फटाफट। दीज आर दोज डीएस where data is arranged in such a way that one element is connected with multiple elements after it, right? Real world examples are non-linear के directory structure of a computer, directory structure of a computer, directory मतलब file system, ठीक है। where in one drive we have multiple folders. Folders are nothing but directories, and in one directory or folder we have multiple subdirectories or files, ठीक है। Another real world example is, as I said, friend group of a Facebook user. Friend group of a Facebook user. Here we have multiple users, and each of these users can further have multiple friends. Can further have multiple friends. अगर प्रोग्रामिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जांपल्स देखें तो फिर वो टॉपिक्स हैं डीएस के जो आपको पढ़ने हैं, एंड दे आर 3 of them. Number 1 is tree. Number 2 is something which is called graph. And number 3
is something which is called HEAP, heap, which is a special type of tree, which is a special type of. क्लियर टू एवरीवन? समझ आ रही है बात? आगे बढ़ूं? चलिए, तो अब जैसा मैंने कहा, हमें जो डिस्कशन शुरू करना है वो इस पर्टिकुलर टॉपिक में शुरू करना है, एंड वी हैव टू स्टार्ट आवर डिस्कशन फ्रॉम स्टैक. स्टार्ट करें. आज मैं आपको सिर्फ स्टैक का कॉन्सेप्ट समझाता हूं. नेक्स्ट लेक्चर में, अरे हाँ बिल्कुल है, बिल्कुल है, वो बिल्कुल है दीपक. अगर पूरा सिलेबस में बताऊं, अगर आप पूरा सिलेबस जानना चाह रहे हैं तो यहां मैं ऐड कर देता हूं. देखिए, अगर सिलेबस की बात करूं, डेटा स्ट्रक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, तो लेट मी क्लैरिफाई इट. मैं आपको मेन टाइटल्स बता देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा क्या क्या कवर होने वाला है. विल बी लर्निंग स्टैक, राइट. जब मैं स्टैक बोल रहा हूं तो इसकी सारी वेराइटीज की बात कर रहा हूं. ठीक है. उसके बाद स्टैक के इम्प्लीमेंटेशंस पढ़ेंगे. पढ़ लीजिए. चलिए, आज आप सिलेबस ही डिस्कस कर लीजिए अच्छे से, ताकि आपको एक फेयर आइडिया लगे क्या क्या पढ़ने वाले हैं. आई होप अगर आपको थोड़ा बहुत डेटा स्ट्रक्चर पता हो, तो आपने सुना है पोस्टफिक्स, प्रीफिक्स. हैव यू हर्ड दीज वर्ड्स? पोस्टफिक्स, प्रीफिक्स, इनफिक्स, इन एक्सप्रेशंस को सॉल्व करना, ये आप सीखेंगे. ठीक है. नंबर 2 हम पढ़ेंगे क्यू. ओके. क्यू की सारी वेराइटीज. अब सारी वेराइटीज में कौन आता है? क्यू की वेराइटीज में आती है लीनियर क्यू, राइट, सर्कुलर क्यू, राइट, प्रायोरिटी क्यू, राइट, और कुछ लोग बुलाते हैं डी क्यू, कुछ लोग बुलाते हैं डेक. आप इसे कैसे भी प्रोनाउंस कर सकते हैं. सम पीपल कॉल इट डेक, सम पीपल कॉल इट डी क्यू. ये क्यू की वेराइटीज है. ठीक है. इसके बाद डेटा स्ट्रक्चर का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर, आज पहले ही दिन बोल रहा हूं, मिस बिल्कुल मत करिएगा, नहीं तो इसके आगे डेटा स्ट्रक्चर बनेगा ही नहीं. लिंक लिस्ट, जिसमें लिंक लिस्ट की तीनों वेराइटीज, सिंगली लिंक लिस्ट, सर्कुलर लिंक लिस्ट एंड डबली लिंक लिस्ट. ओके, ये पढ़ लेंगे. उसके बाद वापस आएंगे स्टैक पे और पढ़ेंगे डायनेमिक स्टैक, दैट इज स्टैक यूजिंग लिंक लिस्ट. एक ऐसा स्टैक जो लिंक लिस्ट यूज करके बनाया जाएगा. देन विल लर्न डायनेमिक क्यू. आप पिक ले लीजिएगा इसकी, राइट, तो आपको याद रहेगा. क्यू इंप्लीमेंटेड यूजिंग लिंक लिस्ट. ठीक है. ये कवर अप होने के बाद आपको याद होगा बाइनरी ट्री की एक स्पेशल वैरायटी होती है. अगर थोड़ा बहुत डीएस जानते हो, तो नहीं जानते हो तो आप बस सुनते चलिए. बाइनरी सर्च ट्री, विच इज इन शॉर्ट कॉल्ड एज बीएसटी. ओके. बीएसटी पढ़ेंगे तो फिर पढ़ना पड़ेगा बीएसटी की फेमस ट्रैवर्सल एल्गोरिथम्स. बीएसटी को ट्रैवर्स करने की फेमस एल्गोरिथम, जिसमें से एक का नाम होगा इन ऑर्डर, एक का नाम होगा प्री ऑर्डर, एक का नाम होगा पोस्ट ऑर्डर. राइट, ये बीएसटी की ट्रैवर्सल एल्गोरिथम्स होंगी. देन बीएसटी के बाद विल बी कवरिंग बी ट्री, अ स्पेशल काइंड ऑफ बाइनरी ट्री. देन विल आल्सो कवर थ्रेडेड बाइनरी ट्री. ये नॉर्मली यूनिवर्सिटीज में नहीं होता है, लेकिन कंप्यूटर्स के अंदर या इंटरव्यूज में बहुत बहुत काम आता है. थ्रेडेड बाइनरी ट्री, ये आप पढ़ेंगे. Then we'll have another variety of BST which is called red black tree, which is also called as game tree or gaming tree. ठीक है. ये आप करेंगे. 45 लेक्चर्स के आसपास है कुलदीप. रफली द सिलेबस कंप्राइजेस ऑफ 40 to 45 लेक्चर्स. ठीक है. देन वील मूव ओवर टू ग्राफ. ठीक. ग्राफ के अंदर फिर विल डिस्कस ग्राफ ट्रेवर्सल्स,
ग्राफ में दो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, अगर आपने सुना हो तो. वन इज कॉल्ड एज स्पैनिंग ट्री, अदर वन इज कॉल्ड एज शॉर्टेस्ट पाथ. ये आप पढ़ेंगे. इन सब के बाद we'll discuss recursion, very very important topic, जिसमें आप रिकर्सिव वे में कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे. एक वर्ल्ड फेमस प्रॉब्लम सॉल्व करना सीखेंगे which is called Tower of Hanoi. Greedy programming model falls in second part of data structure, that is dynamic programming. ये डेटा स्ट्रक्चर का सिलेबस है. ग्रीडी प्रोग्रामिंग फॉल्स इन डायनेमिक प्रोग्रामिंग. ओके, so we'll discuss Tower of Hanoi, recursive, traversals, right, and many other applications. उसके बाद आएगा सर्चिंग, उसके बाद आएगा सॉर्टिंग. मैं अब एक एक की डेप्थ में नहीं जा रहा हूं. सर्चिंग भी आप 2 तरह की से पढ़ेंगे, सॉर्टिंग आप 6 तरह की पढ़ेंगे. इसके बाद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये जो 20 पे मैंने लिखा ये पढ़ेंगे तो आप पहले ही, मैं लिख इसको बाद में रहा हूं, विच इज कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एल्गोरिथम. शायद आपने सुना हो, हैव यू हर्ड दिस वर्ड, बिग ओ नोटेशन. ये सुना है आपने? अगर आप कोई कोड लिखते हैं तो आप अपने कोड की एफिशिएंसी कैसे चेक करते हैं? आप कैसे पता करते हैं कि आपका कोड कितना एफिशिएंट है, कितना समय लेगा कवर अप होने में? ये है सिलेबस जो हम लोग कवर करने वाले हैं. चित्रांश, डीपी का बैच इसके बाद बनेगा. डीपी के लिए डेटा स्ट्रक्चर आना जरूरी है ना. अगर पहले बन गया तो मैं आपको बता दूंगा. ओके, क्लियर? तो ये सब आप सीखेंगे. दीज आर द टॉपिक्स वी आर गोइंग टू कवर. एवरीवन ओके विद दिस? बैच अभी इनिशियली 3 डेज है. अभी इनिशियली 3 डेज है. मैं ये कर सकता हूं, मैं बैच के आवर्स बढ़ा दूंगा. ये कर दूं? आपको तो कोई दिक्कत नहीं है 1.5 आवर पढ़ने में. अभी तो मैंने 1 आवर का रखा है. एक आध दिन आप कंफर्टेबल हो जाइए, देन वी कैन इंक्रीज द ड्यूरेशन, आई मीन पर क्लास ड्यूरेशन. अभी पर क्लास 1 आवर की है, देन वी कैन मेक इट टू 1.5 और 2 आवर्स ऑल्सो. डेज वही है जो आपके आज में है, ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे. डेज वही है जो आज में है, ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे. डेज आपके रहेंगे ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे. ट्यूसडे थर्सडे एंड सैटरडे. टाइम आपका रहेगा 11 AM. आप कहें तो जल्दी कर दूं? जल्दी कर दूं? आप अगर कहें तो मैं इसको 10 AM पे कर सकता हूं. बोलिए. या चलिए अभी तो 11 बजे ही रखते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो. फिर अपन सैटरडे टाइम डिसाइड कर लेंगे. कॉलेज की क्लास रहती है तो फिर टाइम कौन सा चाहिए? तो फिर या फिर टाइम आपको लेट इवनिंग का मिलेगा. टाइम फिर आपको लेट इवनिंग का मिलेगा. फिर टाइम मिलेगा 9 PM. ये कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे ना. तो अभी 11 AM रखते हैं, फिर अपन उसको चेंज कर सकते हैं. उसके लिए आप परमजी सर से बात कर लीजिएगा, वो बता देंगे आपको. परमजी सर आप आए, लॉगिन है? हाँ हूँ मैं सर, सुन रहा हूँ बात. इनको फीस की बात बता दीजिए, फीस डिटेल्स पूछ रहे हैं, और टाइमिंग बता हाँ दीजिए. जी, टाइमिंग या तो फिर जल्दी कर सकते हैं थोड़ा सा. हाँ मैं जल्दी का बोल रहा हूँ, 10 बजे बोल रहा हूँ. हाँ तो अभी तो 11 बजे ही रखते हैं. हाँ, नेक्स्ट क्लास 11 बजे ही सर. अभी ठीक है, नेक्स्ट क्लास में आपको टाइम और फीस दोनों की बात कर लेंगे अपन. ठीक है. चलिए तो नेक्स्ट क्लास में फिर आपको मैं और कंफर्म बता देता हूँ टाइमिंग क्या होगी और फीस क्या होगी. ओके, ठीक है, चलेगा. हरीश, आई कैन टेल दैट, बट डेटा स्ट्रक्चर्स आता होगा तब बात कर पाएंगे ना अपन. यस यस, जावा का पूरा कलेक्शन टॉपिक, C++ का STL टॉपिक, ये पूरा डेटा स्ट्रक्चर्स पे बेस्ड है.
हर्षिता, सी में आपको ये टॉपिक्स आते हैं? आप बताइए। अगर ये टॉपिक्स आपके क्लियर है सी लैंग्वेज में तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये पूरे टॉपिक्स अगर आपने करे हैं तो, ये वाले, सॉरी, ये जो मैंने स्टार्टिंग में लिखे थे। इफ यू आर क्लियर विद दीज टॉपिक्स यू कैन ज्वाइन द बैच। यस हरीश, बट तभी तो अपन मानते हैं कि आप जावा के कलेक्शंस को अच्छे से अगर पढ़ते हैं तो आप वहां यही सीखते हैं कि कौन सी प्रॉब्लम के लिए कौन सा कलेक्शन लेना चाहिए। हर कलेक्शन की कुछ खास बातें हैं, वो आप याद रख लीजिए तो आप समझ जाएंगे। क्लियर? तो प्रवीण, आप 11 o'clock पे कर सकते हैं अटेंड? 11 to 12 तो चलेगा? ठीक है, तो मैं आप लोगों को परसों कंप्लीट शेड्यूल बता दूंगा, है ना, कंप्लीट शेड्यूल बता दूंगा, फीस बता दूंगा, ठीक है। और ये जो आज पढ़ाया है इसको मैं शेयर कर देता हूं, तो आपको स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है, ये पूरा सिलेबस शेयर हो जाएगा वहां पर। हाँ, अब आपकी क्लास मैं बता देता हूं, सैटरडे है, जस्ट इसको ध्यान से सुनिएगा नहीं तो कंफ्यूजन ना हो आप लोगों को। नेक्स्ट क्लास इज ऑन सैटरडे, ओके, दैट इज 6 जून। ठीक है, टाइम आपका रहेगा मॉर्निंग 11 AM, और टॉपिक मुझे आज शुरू करना था लेकिन आज हम सिलेबस डिस्कस करने में रह गए, नेवर माइंड, वो भी जरूरी था। टॉपिक विल बी स्टैक। क्लियर टू एवरीवन? हमें डीएमए लगेगा, पॉइंटर्स आएंगे तो डीएमए तो अपने आप आएगा। ओके, चलिए तो मिलते हैं फिर 6 जून को मॉर्निंग 11 o'clock, विल स्टार्ट डिस्कसिंग स्टैक। ओके, चलिए, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द बैच। सर आपको कुछ कहना है? नहीं सर, नेक्स्ट क्लास में बात करता हूं मैं। ठीक है, ओके, चलिए, बाय बाय, टेक केयर।